गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक शुरू किया था, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में हम बात कर रहे थे और उन पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम बात कर रहे थे प्लेटो की, अरिस्टोफोन की। प्लेटो की बात कर रहे थे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हमने पहला विचारक शुरू किया था प्लेटो, और उन प्लेटो के बारे में हमने जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। हमने ये देखा था कि प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। उन्होंने एक संस्था जो थी वो इस प्रारंभ की थी, जिनका नाम अकादमी था, जिसके प्रवेश द्वार पे लिखा था कि रेखा गणित के अध्ययन के बिना, रेखा गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। उनके जीवन के बारे में किताबें पढ़ी थी कि उन्होंने रिपब्लिकन लिखी थी, उन्होंने मीनो लिखी थी, क्रीटो लिखी थी, यूथ्रोप्रो लिखी थी, लोज लिखी थी, स्टेटसमैन लिखी थी। बहुत सारी किताबों के बारे में हमने उनकी बात की थी। यानी उनके जीवन परिचय, उनकी पुस्तकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में हमने कहा था कि वो आगमनात्मक अध्ययन पद्धति निगमनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाते हैं, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, बड़े से छोटे की ओर वो अध्ययन करती है। यहाँ हमने बातें देख ली थी पहले, क्या करना और क्या नहीं करना। तो एक क्लास हमारी हो चुकी थी। आज हम प्लेटो के विचारों के अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उनके न्याय संबंधी विचार। प्लेटो न्याय के बारे में क्या विचार रखता था, उनके बारे से आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्लेटो का, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इस टॉपिक न्याय संबंधी को हम पूरा कर दें। तो मैं पहले भी कहा था कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नए वीडियो आपके पास आ रहे हैं वो आप तक तत्काल प्रभाव से पहुँच जाए, ग्रुप में आने से पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। तो न्याय संबंधी विचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो प्लेटो न्याय के बारे में विचार करता है। प्लेटो की न्याय वर्तमान न्याय से विपरीत है। प्लेटो एक मनुष्य में 3 गुण मानता है। प्लेटो एक मनुष्य में 3 गुण मानता है: बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। अब अभी हम उसकी डिटेल से बात भी करेंगे। प्लेटो ये कहता है कि एक व्यक्ति में वंशानुगत रूप से जन्म के साथ 3 गुण आते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान के रूप में पैदा होते हैं, कुछ लोग शौर्य या बहादुर के रूप में पैदा होते हैं, और कुछ लोग तृष्णा या क्षुधा के रूप में, उत्पादक वर्ग के रूप में, गरीब के रूप में, सिर्फ शारीरिक मेहनत के रूप में उत्पन्न होते हैं। वो 3 गुण मानता है। और प्लेटो ये कहते हैं कि ये तीनों गुण, तीनों व्यक्ति अगर अपने द्वारा निर्धारित कार्यों को करे, तीनों वर्ग अपने द्वारा निर्धारित कार्यों को करे, तो प्लेटो के अनुसार वो न्याय है। दार्शनिक वर्ग अपना काम करे, सैनिक वर्ग अपना काम करे और उत्पादक वर्ग अपना काम करे। अभी ये हैं क्या क्या, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लेटो न्याय के बारे में चर्चा करता है। प्लेटो के समय न्याय के 3 रूप चलते थे। पहले तो प्लेटो उन 3 रूपों का खंडन करता है। पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लेटो के समय न्याय के 3 रूप कौन से। आज का न्याय है, आज की जो न्याय प्रणाली है, आज की जो न्यायिक व्यवस्था हमारी है, और प्लेटो जिस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था बताता है उसमें बहुत अधिक अंतर है, दिन रात का अंतर है। तो प्लेटो जिस समय विचारक था 427-28 ईसा पूर्व, उस समय प्लेटो के समय न्याय के 3 रूप चलते थे। कौन कौन से चलते थे? एक तो चलता था न्याय का परंपरागत रूप, यानी उस समय 3 प्रकार के विचारक थे जो न्याय के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। उनसे हटकर के प्लेटो अपने विचार देते हैं। 3 विचार कौन कौन से? तो न्याय का पहला रूप आता है परंपरागत रूप। इस परंपरागत रूप के 2 विचारक जो थे वो बहुत बड़े समर्थक थे। एक तो था सेफालस, ये सारे यूनान के हैं। एक तो था सेफालस और एक था पोलीमार्कस। याद रखना, परंपरागत न्याय के 2 बड़े विद्वान समर्थक थे। वो ये मानते थे कि परंपरागत न्याय उचित है। उन 2 विचारकों में एक सेफालस आता है और एक आता है
पोलीमार्कस। ये दो विद्वान परंपरागत न्याय का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अब परंपरागत न्याय क्या, इनके हिसाब से सही को सही और गलत को गलत कहना न्याय नहीं है, ये आज की न्यायिक प्रणाली है। लेकिन जो ये सेफालस और पोलीमार्कस क्या कहते हैं परंपरागत न्याय के बारे में, सेफालस क्या कहता है, इनके अनुसार, सेफालस के अनुसार न्याय क्या है, सत्य बोलना व समय पर कर्ज अदा करना। सेफालस क्या कहता है, न्याय क्या है। एक न्याय की परिभाषा की सत्य बोलना ही न्याय है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो न्याय है। अगर आप सत्य बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, तो आप न्यायिक व्यक्ति हैं, आप ईमानदार हैं, आप पे शक नहीं किया जा सकता और आप जो भी करेंगे वो न्याय करेंगे। दूसरा न्याय क्या है, जिससे भी आपने कर्ज लिया है उस कर्ज को आप समय पर अगर अदा कर देते हैं, समय पर उसको चुका देते हैं, तो ये न्याय है। यानी अपनी नीति पर रहना, नीति कौन, सत्य बोलना। दूसरा कर्ज समय पर चुकाना, ये न्याय है। किसके हिसाब से, सेफालस के हिसाब से। सेफालस क्या है, एक पाश्चात्य दार्शनिक विचारक है, राजनीतिक विचारक नहीं है, याद रखना। यूनान का एक दार्शनिक विचारक है, फिलोसोफर है, और वो परंपरागत न्याय का समर्थन करता है। और सेफालस के अनुसार न्याय सत्य बोलना और समय पर कर्ज चुकाना क्या है, न्याय है। दूसरे आते हैं पोलीमार्कस। पोलीमार्कस क्या कहते हैं, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को, पोलीमार्कस क्या कहते हैं, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए है। न्याय वह है जो उसके लिए है, एक मतलब उचित है। हम इसको यहां उचित भी लिख सकते हैं। पोलीमार्कस सेफालस से विपरीत विचार करता है कि न्याय क्या है, व्यक्ति को वह देना जो उचित है, मेरे लिए जो सही है, मुझे अगर वो मिल जाए तो वो क्या है, उचित है, मेरे लिए न्याय है। अगर आपके लिए कोई वस्तु उचित है और वो मेरे लिए गलत है, लेकिन अगर आपको मिलता तो इसका मतलब आपके लिए क्या है, न्याय। मुझे कोई वस्तु चाहिए, कुछ भी चाहिए, कल्पना कर लीजिए, कल्पना करने में क्या चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। वो कौन, जिसे भी आप चाहते हैं। किसे, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, या और कुछ भी जो आप सोचना चाहते हैं, उससे अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो पोलीमार्कस कहता है कि वो आपके लिए न्याय, यानी आपने जिसे प्राप्त करना चाहा और वो आपको प्राप्त हो गया, वो न्याय है। चाहे वो दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो, आपने किसी गलत माध्यम से भी किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया जो आपके लिए उचित थी, जो आपको चाहिए, तो वो आपके लिए न्याय है। यानी एक न्याय का अलग ही रूप बताता है कौन, पोलीमार्कस है, कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है, सबके लिए नहीं। जबकि वर्तमान न्याय क्या कहता है, वर्तमान न्याय ये कहता है कि सबके हित की बात करनी है, हमें बहुसंख्यक की बात करनी है, अधिकांश लोगों के लिए जो सही है वो न्याय है, वर्तमान न्याय। जबकि पोलीमार्कस तो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग आवश्यकता है और उसे जो चाहिए वो उसे दे दो, उसके लिए क्या है, न्याय है। तो परंपरागत न्याय के दो विचारक सेफालस और पोलीमार्कस ये अलग अलग बात कहते हैं। एक कहता है सत्य बोलना, कर्ज चुकाना न्याय है। एक कहता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो दे दिया जाए तो क्या है, न्याय है। ये तो कौन सा है, न्याय का परंपरागत रूप है। दूसरा जो न्याय का रूप आता है वो आता है क्रांतिकारी या उग्रवादी न्याय। एक परंपरागत हो गया, दूसरा आ रहा है क्रांतिकारी या उग्रवादी। इसके भी दो विद्वान समर्थक हुए, कौन कौन से, इसका एक बहुत बड़ा समर्थक था थ्रेसिमेकस, ये भी पाश्चात्य विचारक है। और याद रखना कि राजनीतिक विचारक नहीं है। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक, अब आप लोग राजनीतिक विचारक क्यों नहीं है, तो हमने कल यही कहा था कि हमारा राजनीति विज्ञान तो सुकरात से प्रारंभ होता है और उसको
प्रारंभ करने का, व्यवस्थित करने का, सुव्यवस्थित करने का जो काम किया वो प्लेटो ने किया। इसलिए प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान का दार्शनिक पिता कहते हैं, फादर ऑफ फिलोसोफर कहते हैं प्लेटो को। तो ये कोई राजनीतिक विचारक नहीं है, ये दार्शनिक विचारक है अपने समय के। और एक क्रांतिकारी विचारकों में थ्रेसिमेकस हुआ था। थ्रेसिमेकस क्या कहता है न्याय के बारे में? अब जो क्रांतिकारी है तो ताकत की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे, क्योंकि जो उग्रवादी है, जो क्रांतिकारी है, जो गुस्सेल स्वभाव के जो होते हैं, वो अपने ही हित में न्याय को देखते हैं। तो थ्रेसिमेकस क्या कहता है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये कौन कह रहा है? ये थ्रेसिमेकस कह रहा है। सॉरी, थ्रेसिमेकस क्या कह रहा है? थ्रेसिमेकस ये कह रहा है कि शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। जिसमें ताकतवर का हित छुपा हुआ है वो क्या है? न्याय है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हम हिंदी में मुहावरा ले तो। किसके हिसाब से? थ्रेसिमेकस के हिसाब से, कि जिसके अंदर किसी शक्तिशाली या ताकतवर व्यक्ति का हित छुपा हुआ है, न्याय है। यानी वो कमजोरों की बात नहीं करता, वो कहता कि कमजोरों के लिए किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं है। कौन कह रहा है? थ्रेसिमेकस कह रहा है। कौन सी न्याय विचारधारा का समर्थन करता है? क्रांतिकारी या उग्रवादी का विचारधारा का समर्थन करता है। थ्रेसिमेकस एक और बात कहता है। क्या कहता है? अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। क्या कह रहा है? अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। किसके हिसाब से? थ्रेसिमेकस के हिसाब से। इसलिए वो कह रहा है कि अन्याय तो क्या है? न्याय से श्रेष्ठ है। यानी वो न्याय की अपनी ही व्याख्या करता है, वो अपने हिसाब से कहता है, और वो गरीबों के लिए, इसमें कोई कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, जो वंचित है उनके लिए किसी प्रकार की न्याय की बात थ्रेसिमेकस नहीं कहता। वो तो ये कहता है कि जिसमें शक्तिशाली का हित छुपा हो, जिससे शक्तिशाली को लाभ होता हो, उसी का वही क्या है? न्याय। क्योंकि उस समय क्या था? यूनान में, एथेंस में ताकतवर लोगों का शासन था। जिसके पास सैन्य शक्ति थी वही क्या करता था? शासन करता था। इसलिए याद ये भी रखना है कि प्रत्येक विचारक पर उस समय की जो विचारधारा है, उस समय का जो माहौल है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब हम मैकियावेली पढ़ेंगे तो एक बात पढ़ेंगे कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यानी उसके ऊपर अपने समय के प्रभाव पड़ते। तो वास्तविकता यह है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। आज हम हैं, आप हैं, आप और हमारे जो विचार हैं, आपके और मेरे विचारों पर वर्तमान समय का प्रभाव पड़ता है। वर्तमान विज्ञान का प्रभाव पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा। आज कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और कोरोना के अंदर हमारे प्रभाव क्या पड़ा कि साहब हमारी ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं, हम आमने सामने बैठ करके नहीं पढ़ा रहे, तो हमने दूसरा माध्यम ढूंढ लिया, हमने ऑनलाइन क्लासेज का विकल्प ढूंढ लिया। आप अपने घर में हैं, मैं यहाँ हूँ, और हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा है। ये किसके विचार है? वर्तमान समय के विचार हैं। तो थ्रेसिमेकस के समय व्यवस्था ही ऐसी चलती थी कि अन्याय था, सारे लोग आपस में लड़ते थे, अशांति थी, अराजकता थी। इसलिए ये क्या कहता है कि इस अराजकता को, इस अन्याय को रोकने का एक ही माध्यम है कि ताकतवर का शासन स्थापित किया जाए, शक्तिशाली का शासन स्थापित किया जाए। इसलिए शक्तिशाली का हित क्या है? न्याय है, और अन्याय क्या है? न्याय से श्रेष्ठ है। ये कौन कह रहा है? थ्रेसिमेकस कह रहा है, क्रांतिकारी न्याय की बात कहता है। तीसरी प्रकार की जो न्याय व्यवस्था चलती थी वो चलती थी यथार्थवादी न्याय। न्याय का एक तीसरा रूप चलता था यथार्थवादी न्याय, वर्तमान समय की न्याय। और इसके जो समर्थक थे वो थे ग्लाउकन, या ग्लाउकन भी कहते हैं इसको, ग्लाउकन था। ये यथार्थवादी विचारक थे। और ग्लाउकन न्याय के बारे में क्या कहता है? ग्लाउकन न्याय के बारे में ये कहता है, न्याय भय का शिशु है। पर इनको याद भी रखना है, कौन कौन क्या कह रहे हैं, इनको याद भी रखना है, आगे जाने के लिए काम आएंगे। न्याय भय का शिशु है, वह कमजोरों की आवश्यकता है। ग्लाउकन क्या कह रहा है? न्याय किसका शिशु है? भय का। यानी
जब तक आप डरा के रखोगे, जब तक आप लोगों को अपने नियंत्रण में रखोगे, न्याय है। जिस दिन लोग आपसे डरना छोड़ देंगे उस दिन न्याय नहीं अन्याय होगा, अराजकता होगी, अशांति वापस व्याप्त हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ग्लाउकोन। तो न्याय क्या है? भय का शिशु है, डर से न्याय उत्पन्न हो रहा है और कमजोरों की आवश्यकता है, शक्तिशाली को न्याय थोड़ी चाहिए। जैसे मैं कैसे कह रहा है कि क्या है? शक्तिशाली का हित की न्याय, तो न्याय तो शक्तिशाली में पहले ही निहित है उस समय के वर्तमान समय में। तो ये कह रहा है कि न्याय तो भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। इस प्रकार ये तीन रूप न्याय के चलते थे। कब? जब प्लेटो का समय आता है, प्लेटो की जो जीवन था उस समय यूनान में, पाश्चात्य पश्चिमी राजनीति में, पश्चिमी जगत में न्याय के तीन रूप चलते थे। कौन कौन से चलते थे? एक चलता था न्याय का परंपरागत रूप, सेफालस और पोलीमार्कस इसके समर्थक हैं। दूसरा चलता था क्रांतिकारी उग्रवादी और थ्रेसीमेकस इसके समर्थक हैं। तीसरा चलता था यथार्थवादी न्याय और ग्लाउकोन इसके क्या हैं? समर्थक हैं। तो ये तीन न्याय के रूप चलते थे कब? प्लेटो के समय। अब क्या करता है प्लेटो? न्याय के इन तीनों रूपों का खंडन करता है। प्लेटो कहता है कि ये न्याय नहीं है, शक्तिशाली का हित न्याय नहीं है, न्याय भय का शिशु नहीं है। इस बारे में और सत्य बोलना है, कर्ज चुकाना नहीं है। हो सकता है कई बार हम मजबूरी में सत्य नहीं बोल पाए, हो सका हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की हो जाए कि हम कर्ज नहीं चुका पाए, इसका मतलब हम अन्यायी हैं। शक्तिशाली की ही न्याय करता है, इसका मतलब हम कमजोर व्यक्ति जो हैं, वंचित व्यक्ति जो हैं, ऐसा व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, वो क्या अन्यायी होते हैं? सारी क्या न्याय भय का ही शिशु होता है? भय शक्तिशाली ही न्याय करता है, बाकी कमजोर व्यक्ति न्याय नहीं कर सकते। तो इन तीनों जो न्याय के रूप चलते थे, इन न्याय के तीनों रूपों का वो क्या करता है? खंडन करता है। और क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि अपना कार्य करना, प्लेटो न्याय की परिभाषा देता है, अपना कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना न्याय है। प्लेटो की न्याय क्या है? एक परिभाषा है प्लेटो की, यानी आपसे पूछे कि प्लेटो के इस अनुसार न्याय क्या है, तो अपना कार्य करना, वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना न्याय है। ये प्लेटो के हिसाब से। प्लेटो ये नहीं कह रहा कि शक्तिशाली का हित न्याय है, सत्य बोलना न्याय है, कर्ज चुकाना न्याय है, न्याय तो शक्तिशाली का है, न्याय भय का शिशु है। प्लेटो कह रहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित कार्य करे। अभी प्लेटो हर व्यक्ति का काम भी निर्धारित करेगा, यही नहीं है। प्लेटो एक एक बात कहेगा। अभी वो दार्शनिक राजा की अवधारणा देगा, एक व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या क्या काम करने उनका भी वर्गीकरण करेगा। अभी हम उनको अध्ययन करेंगे। प्लेटो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो काम निर्धारित है, प्लेटो अपने जो राज्य है उसमें 3 प्रकार के वर्गों की बात करता है। अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। 3 वर्ग बनाता है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन 3 वर्गों को जो व्यक्ति जिस वर्ग में आता है वो व्यक्ति वही करे। दार्शनिक वर्ग में आता है शासन कार्य करे, सैनिक वर्ग में आता है रक्षा का कार्य करे, उत्पादक वर्ग में आता है खेती और पशुपालन का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित कार्य करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। मेरा काम पढ़ाना है, मैं सिर्फ पढ़ाने तक सीमित रहूं, किसी कृषि के कार्य में, किसी पशुपालन के कार्य में या किसी राज्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करूं, वो काम करने की कोशिश ना करूं। यानी मैं मेरे द्वारा काम करूं, आप आपके द्वारा निर्धारित काम करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित काम करेगा तो न्याय है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो की न्याय क्या है? तो एक सीधी सी लाइन याद रखनी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित कार्य करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। यही प्लेटो की क्या है? न्याय व्यवस्था है। प्लेटो क्या कह रहा है कि न्याय शक्तिशाली का भेद नहीं है। न्याय तो प्लेटो कह रहा है न्याय तो आत्मा का गुण है। यानी प्लेटो न्याय को आत्मीय गुण मानता है, नैतिक गुण मानता है।
ना कि वो वास्तविक या यथार्थ। वो कहता है कि आप न्यायालय स्थापित कर दीजिए, आप पुलिस स्थापित कर दीजिए, आप राजा को बनाए, ये न्याय नहीं है, ये तो शक्तिशाली लोगों का न्याय है। आप ताकत के आधार पर कोई कार्य कर रहे हैं, ये न्याय कैसे हुआ? ये तो कमजोर को दबाना, ऐसा ही को दबाना, ये न्याय नहीं है। प्लेटो कह रहा है कि न्याय तो आत्मा का गुण है, हमारी आत्मा के अंदर निहित है, इसलिए क्या है? नैतिक गुण है। और ये क्या है? ये सब प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? मांग है, यानी स्वाभाविक रूप से क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की मांग है, यानी आत्मीय गुण है और आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? न्याय चाहता है। तो प्लेटो की न्याय होगी अपने द्वारा निर्धारित कार्य करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, और ये प्लेटो की न्याय क्या है? आत्मा की बात है। अब प्लेटो क्या करता है? प्लेटो न्याय को दार्शनिक आधार देता है। प्लेटो न्याय को दार्शनिक आधार देता है। देखो प्लेटो किस प्रकार न्याय, बहुत ही सरल बिंदु है, अगर समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल टॉपिक है। क्या है प्लेटो की न्याय? तो एक ही याद रखना, प्लेटो की न्याय क्या? प्रश्न बने प्लेटो की न्याय क्या है, तो अभी हमें परिभाषा बताइए, को याद रखनी है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। प्लेटो के हिसाब से ये क्या है? न्याय है, काम खत्म। ठीक है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का एक गुण है, एक नैतिक तथ्य है। फिर क्या कहता है? प्लेटो न्याय को दार्शनिक आधार पे बांटता है, और आधार पे क्या करता है वो? प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक समाज में, अब ध्यान से सुनना, फिर ये चीजें हमारे पूरे चैप्टर में चलेगी। प्लेटो ये कहता है कि मानव की जो आत्मा है, मानव की आत्मा में 3 गुण होते हैं। आत्मा के 3 गुण हैं, यानी आत्मा की 3 विशेषता, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की 3 विशेषता मानता है प्लेटो, और इसी आधार पर क्या करता है वो? 3 वर्गों। प्लेटो आत्मा के कितने गुण मान रहा है? 3 गुण। इन 3 गुणों के आधार पर प्लेटो क्या करता है? 3 वर्ग बनाता है। प्लेटो न्याय के क्या करता है? आत्मा का गुण मानता है। प्लेटो कहता है कि आत्मा का न्याय आत्मा का गुण है, और आत्मा के कितने गुण हैं? 3। इन 3 प्रकार की आत्मा मानता है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा है, तीनों में से एक में एक है, एक में अलग है, एक में अलग है। वो कौन कौन सी है? इस आधार को दार्शनिक आधार पे बांटता है कि 3 गुण है, और इनको 3 वर्गों में क्या करता है? प्लेटो आत्मा के 3 गुणों को 3 वर्गों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब यहां से समझना है, प्लेटो आत्मा के 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटता है, और प्रत्येक व्यक्ति में 3 आत्माएं नहीं है, तीनों गुण नहीं है, ये भी याद रखना। ये कह रहा है कि आत्मा के 3 गुण हैं, तो एक व्यक्ति में आत्मा के तीनों गुण नहीं है। एक व्यक्ति के आत्मा में एक ही गुण है, मेरे में 1 गुण है, आप में 1 है, तीसरे में 1 गुण है। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण नहीं है, ये प्लेटो कह रहा है। इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लेटो न्याय को आत्मीय तत्व मानता है। प्लेटो आत्मा के 3 गुण बताता है, और आत्मा के 3 गुणों के आधार पर ही वो हमारे समाज को 3 वर्गों में बांटता है, हमारे समाज को 3 भागों में बांटता है दार्शनिक आधार पर प्लेटो। अब ये 3 वर्ग कौन से हैं, इसको हमें समझना है, ये हमारे सारे चलेंगे कि आत्मा के आधार पर क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि को वो क्या कहता है कि पहली बात है कि बुद्धि के लिए हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? नैतिकता। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक हर व्यक्ति में बुद्धि होती है, लेकिन समान बुद्धि सभी में नहीं होती है। मेरी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि मेरे से भी ज्यादा है, किसी तीसरी की बुद्धि उससे भी ज्यादा है, यानी बुद्धि सभी में समान नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि लेकर के पैदा होता है, कोई एक सामान्य बुद्धि लेकर के पैदा होता है, कोई निम्न बुद्धि लेकर के होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई सामान्य होता है, कोई विशेष होता है। तो बुद्धि सब में समान नहीं है। कौन कह रहा है? प्लेटो। तो प्लेटो कह रहा है कि आत्मा के 3 गुणों में पहली आती है बुद्धि, यानी कुछ व्यक्ति बुद्धि लेकर के पैदा होते हैं, ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा क्या है?
कुछ व्यक्ति जन्म के साथ ही शौर्य गुण लेकर के पैदा होते हैं। क्या कर रहे हैं? किसी में बुद्धि गुण होता है, किसी में शौर्य, यानी कुछ लोग जन्म से ही बहादुर होते हैं, उनमें बुद्धि होती है लेकिन पूरी बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होती, उनमें सामान्य बुद्धि, इनमें विशेष बुद्धि है, ये सिर्फ बुद्धि काम करेंगे, ये सिर्फ ज्ञान का काम करेंगे। लेकिन जो शौर्य वाले हैं इनमें बुद्धि तो होती है लेकिन सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन इनमें कौन सा, इनकी आत्मा में कौन सा बहादुरी का गुण आता है, ये लड़ने और मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें दूसरा जो वर्ग है आत्मा का दूसरा गुण है शौर्य गुण, यानी कुछ व्यक्ति जन्म के साथ ही बहादुर पैदा होते हैं। आपको भी मानना पड़ेगा कि कुछ व्यक्ति बहुत ही बहादुर होते हैं जो किसी से नहीं डरते, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का वो सामना क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। तीसरी क्या कहते हैं, कुछ लोगों में तृष्णा गुण पाया जाता है, तृष्णा, इच्छा गुण पाया जाता है। किन्हीं व्यक्तियों में इच्छा गुण, यानी वो किसी भी चीज से क्या अपने आप की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, वो आगे 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 अपने मांगों को बढ़ाए जाते हैं। इच्छा या ईर्ष्या गुण पाया जाता है। तीन चीजें। तो प्लेटो क्या कर रहा है, आत्मा के तीन गुण, बहुत ही सरलता से समझोगे। प्लेटो आत्मा को नैतिक गुण मानता है, सॉरी प्लेटो न्याय को नैतिक मानता है, आत्मीय गुण मानता है। प्लेटो आत्मा के तीन गुण मानता है और इन आत्मा के तीन गुणों के आधार पर तीन वर्गों में समाज को बांटता है। आत्मा के तीन गुण कौन से हैं प्लेटो के अनुसार? प्लेटो ये कहता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति जन्म से ही शौर्य गुण, बहादुरी, वीरता का गुण लेकर के उत्पन्न होते हैं, और कुछ व्यक्ति तृष्णा, ईर्ष्या या इच्छा का गुण लेकर के पैदा होते हैं। तो तीन गुण हो गए आत्मा के प्लेटो के अनुसार। अब इन तीन गुणों के आधार पर क्या होगा? प्लेटो क्या कह रहा है, जिसमें बुद्धि गुण है, जिस व्यक्ति में बुद्धि गुण पाया जाता है वो क्या होगा? वो होगा दार्शनिक वर्ग। दार्शनिक वर्ग यानी कि वो राजा बनेगा, वो शासक बनेगा। जिसमें भी बुद्धि गुण पाया जाता है, जिसकी आत्मा में बुद्धि गुण पाया जाता है, वो दार्शनिक वर्ग में शामिल करता है। यानी दार्शनिक, प्लेटो ये कहता है कि वो राजा, शासन करने वाला वर्ग बना देता है। प्लेटो समाज को तीन भागों में बांट रहा है, उन तीन भागों में एक है दार्शनिक वर्ग। प्लेटो ये कह रहा है कि जिसमें बुद्धि गुण है, जिसमें बुद्धि गुण है वो दार्शनिक बनेगा, यानी वो शासन करने के लिए पैदा हुआ है। और उसके लिए भी प्लेटो फिर शिक्षा योजना, अभी अगला टॉपिक हम शिक्षा ही पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक शिक्षा योजना लेकर के चलता है कि किस प्रकार वो राजा है उसको जन्म से लेकर के 50 साल तक पढ़ाएगा प्लेटो। तो ये कह रहा है कि जिसमें बुद्धि गुण है वो दार्शनिक बनेगा, यानी वो शासन करने के लिए पैदा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ शासन का काम करेगा और अन्य कोई काम नहीं करेगा। जिसमें शौर्य गुण है, प्लेटो कहता है कि उसको हम सैनिक वर्ग में शामिल करेंगे। जिसमें बहादुरी का गुण है, जिसमें वीरता और निर्भयता का गुण है, उसको हम क्या बनाएंगे? सैनिक वर्ग। वो हमारी सेना में शामिल होगा और हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखेगा, शांति व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो दूसरा वर्ग हो गया सैनिक वर्ग। तीसरा वर्ग कहता है कि जिसमें तृष्णा गुण पाया जाता है, तृष्णा गुण पाया जाएगा, वो बनेगा उत्पादक वर्ग। तीन वर्गों को याद रखना, उत्पादक वर्ग। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा? उत्पादक वर्ग खेती करेगा, पशुपालन करेगा और इन दोनों समाजों की, इन दोनों वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। समझ में आया कुछ? प्लेटो आत्मा के तीन गुण मानता है, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। प्लेटो समाज को तीन वर्गों में या तीन भागों में बांटता है। दार्शनिक वर्ग जो शासन करेंगे, जो राजा बनेंगे, सैनिक वर्ग जो सीमाओं की रक्षा करेंगे, सेना में शामिल होंगे, आंतरिक व्यवस्था बना के रखेंगे, और जिसमें तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग जो कृषि और पशुपालन करेगा और दार्शनिक और सैनिक वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो क्या होगा? उत्पादक वर्ग होगा। यानी तीन वर्गों में बांट दिया। अभी देखो न्याय क्या होगा, वो आएगा। अब इनके गुण भी बता रहा है, उनके गुण भी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि इन तीनों में अलग अलग गुण पाया जाता है।
ये तो आत्मा की हो गई, बुद्धि हो गई, ईश्वरी हो गई, तर्षणा हो गई, और उनको 3 वर्गों में। अब देखो ये कह रहा है कि जो दार्शनिक वर्ग है, उस दार्शनिक वर्ग में क्या पाया जाएगा, कौन सा गुण पाया जाएगा? तो प्लेटो कह रहा है कि जो दार्शनिक वर्ग होगा जिसमें बुद्धि है उसमें विवेक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? विवेक गुण पाया जाता है। बुद्धिमान में विवेक, यानी वो सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता रखता है, विवेक रखता है। कौन कह रहा है? प्लेटो। तो दार्शनिक जिसमें बुद्धि है वो राजा बनेगा, दार्शनिक वर्ग में जाएगा। दार्शनिक वर्ग का काम है विवेक का कार्य करना, उसमें विवेक गुण पाया जाता है, बुद्धि गुण पाया जाता है। जो सैनिक वर्ग होगा उस सैनिक वर्ग में साहस गुण पाया जाता है। इन तीनों को याद इतना डिटेल से इसलिए थोड़ा देख रहे हैं क्योंकि यही तीनों वर्ग पूरे के पूरे प्लेटो में चलेंगे हर जगह। जब हम दार्शनिक राजा की बात करेंगे, जब हम शिक्षा की बात करेंगे, जब हम आदर्श राज्य की बात करेंगे, उन तीनों में 3 वर्ग चलेंगे, यानी आधार है प्लेटो का। प्लेटो की समस्त विचारों का आधार उनके ये 3 वर्ग, ये दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग है। तो इनको हमें ध्यान से समझना है। क्या विवेक बुद्धि है वो दार्शनिक बनेगा और वो क्या बनेगा? उसमें विवेक गुण रहेगा। शौर्य है वो सैनिक वर्ग में जाएगा और उसमें साहस गुण रहेगा। जिसमें ईर्ष्या है, जिसमें तृष्णा हो, उत्पादन गुण में जाएगा और उसमें क्षुधा गुण रहेगा। क्षुधा मतलब भूख का गुण रहेगा, क्षुधा गुण रहेगा। ठीक है, अब देखो फिर इनको क्या करता है, वो अलग अपनी भाषा में बांटता है कि जिसमें विवेक गुण होगा उसके लिए कहता है कि वो सोने का व्यक्ति होगा, यानी सोने के समान होगा, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, 24 कैरेट सोना होगा। जिसमें साहस गुण है, सैनिक वर्ग को वो कहता है कि वो चांदी का होगा, यानी वो रजत का होगा। रजत मानता है चांदी, जिसमें जो सोने की तरह शुद्ध तो नहीं है लेकिन निम्न भी नहीं है, लोहे की तरह निम्न भी नहीं है, यानी मध्यम प्रकार का है। और जिसमें क्षुधा गुण पाया जाता है और उसे कांस्य या पीतल का बताता है, जिसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण पाया जाता है। कांस्य या पीतल का है और वो बहुत सारी चीजों से मिश्रण से बना है। तो इस प्रकार प्लेटो अपने न्याय के दार्शनिक न्यायिक सिद्धांत को 3 भागों में बांटता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लेटो आत्मा के 3 गुण बांटता है। 3 गुणों को वो 3 वर्गों में बांटता है। पहला कहता है कि बुद्धि गुण है, जिसमें बुद्धि होगी वो दार्शनिक बनेगा, राजा वर्ग में जाएगा, शासन करेगा। और उस शासक में कौन सा गुण होगा? विवेक गुण होगा। और वो क्या होगा? सोने का व्यक्ति कहलाएगा, शुद्ध व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा वर्ग जिसमें शौर्य गुण है वो सैनिक में जाएगा, सेना में शामिल होगा, रक्षा का काम करेगा, उसमें साहस नामक गुण होगा और वो चांदी या रजत का होगा। जिसमें तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग में जाएगा, कृषि और पशुपालन करेगा और उसमें क्षुधा गुण, भूख का गुण पाया जाएगा और वो कांस्य या पीतल का व्यक्ति होगा। ठीक है, अब प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि ये तीनों वर्ग, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक, 3 वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो ये कह रहा है कि ये तीनों वर्ग उचित अनुपात में रहें तो क्या है? न्याय है। अर्थात ये तीनों व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित काम करें तो न्याय है। दार्शनिक वर्ग सिर्फ शासन करें, सैनिक वर्ग रक्षा करें और उत्पादक वर्ग उत्पादन करें, कृषि और पशुपालन करें। एक दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का अगर ये हस्तक्षेप नहीं करता तो प्लेटो के हिसाब से ये न्याय है। तो 3 वर्गों को हमें क्या करना है? याद रखना है। प्लेटो क्या कह रहा है? एक चीज और याद रखना, प्लेटो क्या कह रहा है कि जिसमें क्षुधा गुण होता है, जिसमें भूख गुण होता है, उसका वास कमर में होता है। प्लेटो ये कह रहा है कि भूख गुण जिसमें होता है, उत्पादक वर्ग होता है, उसकी बुद्धि कहाँ होती है? कमर में होती है। इसका मतलब इच्छा का वास कमर में होता है, इसलिए वो मेहनत करता है। इच्छा का वास यानी उत्पादक वर्ग का वास क्या मानता है? कमर में मानता है। भावना जो होती है उसको वो क्या मानता है? हृदय में मानता है। यानी सैनिक वर्ग में की जो भावना होती है उसके दिल में होती है। क्यों? उसमें क्या होता है? उसमें साहस होती है, उसमें बहादुरी होती है। और साहस और बहादुरी किसमें होती है? हमारी दिल में होती है, हमारी आत्मा में होती है। हमारे आत्मा में अगर साहस है तो हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। प्लेटो कह रहा है। तो
उत्पादक वर्ग का वास यानी भूख जो उसमें होती है उसका वास कमर में, यानी वासना का वास कमर में होता है, इच्छा का वास कमर में होता है, शौर्य का वास, बुद्धि का वास, साहस का वास हृदय में होता है और ज्ञान का वास मस्तिष्क में होता है। समझ गए? बुद्धि दिमाग में, साहस आत्मा में और तृष्णा कमर में। ये कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। तृष्णा कमर में रहती है, साहस आत्मा में रहता है और विवेक मस्तिष्क में, ज्ञान मस्तिष्क में रहता है। ये क्या कह रहा है? प्लेटो कह रहा है। ठीक है। प्लेटो की अगर हम न्याय की विशेषताओं की बात करें कि प्लेटो की न्याय की विशेषताएं क्या है, तो प्लेटो की न्याय की विशेषता में तो ये पहली बात तो ये कि प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानता है, जिससे हम स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि न्याय क्या है? न्याय एक नैतिक धारणा है। न्याय एक नैतिक धारणा है। इसलिए प्लेटो जो कहता है कि न्याय क्या है? आत्मीय गुण है। प्लेटो की न्याय की पहली विशेषता, प्लेटो न्याय को आत्मीय गुण मानता है, जिसे आज वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है। दूसरा, प्लेटो न्याय को 3 वर्गों में आधारित कर देता है। प्लेटो की न्याय 3 वर्गों में आधारित है: दार्शनिक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो बहुत कुछ हद तक सटीक है। प्लेटो की न्याय की पहली विशेषता, प्लेटो न्याय को आत्मीय गुण मानता है, ठीक है। दूसरी, प्लेटो की न्याय 3 वर्गों पर आधारित है और ये वास्तव में सटीक बैठती है। तीसरा, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है ये कार्य विशिष्टता पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण, प्लेटो की न्याय कार्य की विशिष्टता पर, अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग का है वो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। ये कौन कहता है? ये प्लेटो कह रहा है। इसलिए कि मान लीजिए मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम विवेक का है, अगर मुझे पढ़ाने का ही काम दिया जाए तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, अगर मुझे दूसरा कार्य ना दिया जाए। अगर किसान को सिर्फ खेती करने का ही काम दिया जाए तो किसान खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, बजाय उसे दूसरे कार्य ना दिया जाए। तो प्लेटो की न्याय कार्य विशिष्टता के ऊपर आधारित है। तीसरा, प्लेटो के न्याय में हस्तक्षेप का सिद्धांत पाया जाता है। हस्तक्षेप का मतलब तीनों वर्ग अपने द्वारा निर्धारित काम करेंगे, दूसरे वर्गों का वो काम नहीं करेंगे। अर्थात एक वर्ग दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना अपना काम करेगा, जो कि बहुत कुछ हद तक हम प्लेटो की इस बात से सहमत है। ठीक है। लेकिन हम इसकी आलोचना भी कर सकते हैं कि प्रजातांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, न्याय की प्राकृतिक धारणा की विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि ये कहता है कि साहब कुछ व्यक्ति में बुद्धि गुण होता है, कुछ व्यक्ति में साहस गुण होता है, कुछ में क्या होता है? ईर्ष्या गुण, तृष्णा गुण होता है। तो क्या जिसमें तृष्णा है, जो कृषि और पशुपालन करता है, वो वीरता नहीं दिखा सकता? क्या किसान के अंदर बुद्धि नहीं होती? या जो बुद्धिमान है वो सेना में नहीं जा सकता, या वो खेती नहीं कर सकता? तो ये अलोकतांत्रिक वर्तमान समय में हम किसी व्यक्ति को, समाज को इन 3 वर्गों में आधार नहीं मान सकते कि एक बुद्धि वाला है, एक सेना में जाएगा और एक क्या करेगा? खेती करेगा। ये वर्तमान समय में समाज का इस प्रकार से बंटवारा करना असंभव है। इसलिए प्लेटो की इस न्याय व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। विशेषताएं अपनी जगह है, जब विशेषताओं की बात करेंगे तो हम विशेषताएं बात करेंगे कि बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन आलोचना कर रहे हैं तो अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। वर्तमान समय में हम समाज को सिर्फ, यानी समाज में 3 ही वर्ग नहीं होते, और भी वर्ग होते हैं। कारीगर वर्ग भी है, शिक्षक वर्ग भी है, वकील वर्ग भी है, न्यायिक वर्ग भी है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेटो की न्याय व्यवस्था की जो कमी है, प्लेटो की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें दंड व्यवस्था का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। यानी वो अगर कोई न्याय नहीं करता, कोई व्यक्ति कोई वर्ग अपने द्वारा निर्धारित काम को नहीं करता, तो प्लेटो उसके लिए किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं करता। कोई सेना में साहस गुण और वो सेना में शामिल नहीं होना चाहता, तो प्लेटो उसके लिए किसी प्रकार की दंड व्यवस्था की व्यवस्था नहीं करता। और वास्तविक बात यह है कि न्याय व्यवस्था में जब तक दंड व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा, तब तक न्याय नहीं हो सकती। अगर मैं कोई काम करूं और मुझे किसी प्रकार के दंड का भय नहीं है, मुझे पता कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, तो मैं लापरवाही के साथ काम करूंगा और मैं वास्तविक रूप से उचित कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्लेटो की न्याय व्यवस्था की कुछ आलोचनाएं भी आती है। अब देखो, लास्ट बात आती है न्याय की। प्लेटो को स्वयं को पता था कि मैं जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था बना रहा हूं उसमें तीनों वर्गों में संघर्ष तो होगा, दार्शनिक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पाद वर्ग। प्लेटो को पता था कि मैं जिस प्रकार की न्याय व्यवस्था बना रहा हूं उसमें तीनों वर्गों में संघर्ष तो होगा।
में न्याय की व्यवस्था करता है, लेकिन प्लेटो को पहले ही पता है कि इन तीनों वर्गों में संघर्ष निश्चित है, तीनों में होगा। इसलिए वो क्या करता है, इस संघर्ष को, प्लेटो इस संघर्ष को रोकने के लिए दो बातों की व्यवस्था करता है। क्या करता है? पहला तो क्या करता है, कला व साहित्य का, कला व साहित्य का अभिवेचन, कला व साहित्य का अभिवेचन। यानी प्लेटो कहता है कि अगर तीनों वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष होने की संभावनाएं दिखती हैं तो उसके लिए क्या करता है, कला और साहित्य का अभिवेचन किया जाए। यानी क्या, कला और साहित्य का अभिवेचन का मतलब होता है रोक लगाना। अभिवेचन का मतलब होता है रोक। अगर किसी भी प्रकार ये लगता है कि तीनों वर्गों में किसी प्रकार का संघर्ष होने वाला है तो प्लेटो ये कह रहा है कि जो विचार हैं, व्यक्ति जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्तियों के सार्वजनिक रूप से विचार अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाए। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के विचार नहीं देगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग की किसी प्रकार बात नहीं करेगा, सार्वजनिक भाषणों पर रोक लगा दी जाए, सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगा दी जाए। अगर इस प्रकार की रोक लगा दी जाएगी तो एक वर्ग दूसरे वर्ग में संघर्ष नहीं होगा। यानी प्लेटो ये कह रहा है कि तीनों वर्गों को एक दूसरे से काट दो, उनके मध्य किसी भी प्रकार के वैचारिक संबंध स्थापित नहीं हो। संघर्ष कब होगा, जब मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझे अपनी बात कहोगे, मैं आपको अपनी बात कहूंगा, तो क्या होगा, हमें एक होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, फिर हम दोनों को ये लगेगा कि हमारे दोनों के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो हम क्या करने की सोचते हैं, क्रांति करने की सोचते हैं। तो प्लेटो कह रहा है कि मिलने ही मत दो, एक दूसरे को विचार के जो आदान प्रदान है, वैचारिक जो स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसका अभिवेचन कर दो, अर्थात उसके ऊपर क्या कर दो, रोक लगा दो। दूसरी क्या बात कर रहा है प्लेटो, उदात्त झूठ का प्रचार, उदात्त झूठ का प्रचार। अब क्या कह रहा है प्लेटो, क्या कह रहा है कि आपको क्रांति को रोकना है, तो क्रांति को रोकने के लिए क्या करना होगा, आपको एक झूठ, एक बहुत बड़ा झूठ फैलाना होगा। तीन वर्ग हैं, तीनों वर्गों में आप एक झूठ फैला दो कि आप सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। बनाने वाला भगवान क्या है, एक ही है, और एक ने क्या है, दार्शनिक बनाया है, एक ने उत्पादक बनाया, और एक ने क्या बनाया है, शून्य वर्ग बनाया है। लेकिन अब देखो प्लेटो क्या कर रहा है कि दार्शनिक वर्ग को एक झूठ फैलानी है। क्या फैलानी है कि तुम्हें एक ही भगवान ने बनाया है, एक ही ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें बनाते समय तुम्हारी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग बना दिया। ये व्यापक रूप से झूठ फैलाना है, यानी आपको मीडिया का सहारा लेना है मोदी जी की तरह। और क्या फैलाना है, ये फैलाना है कि सब कुछ क्या है, भगवान ने बनाया है। राजा को भी भगवान ने बनाया है, सैनिक वर्ग को भी भगवान ने बनाया है, उत्पादक वर्ग को भी, लेकिन इनको क्या बनाया, तुम्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग तत्वों से बनाया है। अलग अलग तत्वों से कैसे, दार्शनिक वर्ग को सोने से बनाया है, सैनिक वर्ग को चांदी से बनाया है, और उत्पादक वर्ग को लोहे या कांसे से बनाया है। इसलिए तुम्हारी तीनों की क्षमता क्या है, अलग अलग है। ठीक है, शासन करने हो गया। इसलिए ये झूठ व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये क्यों फैलाया जाए, क्योंकि ये फैलाओगे तो लोगों को अपने आप पता चलेगा कि हाँ साहब ये तो सोने से बना है, इसलिए तो बुद्धि है इसमें, इसलिए दार्शनिक में जाएगा। मुझे चांदी से बना है, इसमें मेरे अंदर कुछ कमियां है, मैं सेना में जाऊंगा। इसको लोहे से बनाया, इसकी ये समस्या है। तो प्लेटो अपनी न्याय व्यवस्था में किसी भी प्रकार की क्रांति को रोकने से, किसी भी प्रकार के संघर्ष को रोकने के लिए दो प्रकार की बात करता है, कला व साहित्य का अभिवेचन किया जाए, विचार अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाए, और उदात्त झूठ, यानी कहा जाए कि तुम सबको ईश्वर ने, एक ही ईश्वर ने बनाया है, लेकिन तुम्हारी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग बनाया है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। ये प्लेटो की न्याय व्यवस्था पूरी होती है। तो इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप निश्चित रूप से हमें बताएं। प्लेटो की न्याय व्यवस्था समाप्त होती है। कल एक नए विचार के साथ प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।